तीन विभाग और इसके बाद भी शहर में अवैध कॉलोनी विकसित हो जाए। आखिर यह माजरा है क्या? द न्यूज इनसाइडर ने जब अवैध कॉलोनियों के विकसित होने के पीछे अधिकारियों की भूमिका की जांच की तो कई सनसनीखेज खुलासे हुए। मसलन सबसे बड़ा खुलासा तो यह हुआ कि किस तरह से डीटीपी विभाग और नगर निगम विभाग अवैध कॉलोनी नज़र पर मेहरबान रहता है। द न्यूज इनसाइडर ने अवैध कॉलोनियों को लेकर जब डीटीपी विभाग में एक आरटीआई लगाई, खासतौर पे यह आरटीआई बुड्ढाखेड़ा में कट रही अवैध कॉलोनी को लेकर लगाई, और इसमें विभाग की ओर से हमें जो जानकारी दी गई वह चौंकाने वाली थी। इस आरटीआई में ही पता चल रहा था कि किस तरह से डीटीपी विभाग के कुछ कर्मचारी लैंड माफिया का साथ दे रहे हैं और किस तरह से डीटीपी विभाग के वह जिम्मेदार अधिकारी खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने तकरीबन जो आरटीआई डीटीपी विभाग में बुड्ढाखेड़ा की अवैध कॉलोनी को लेकर लगाई थी, इस आरटीआई में हमारे पास तकरीबन 10 पॉइंट थे, और इन 10 पॉइंट में सबसे बड़ा पॉइंट यह था कि बुड्ढाखेड़ा की अवैध कॉलोनी में मकान गिराने की प्रक्रिया की विभागीय प्रोसीडिंग की कॉपी विद नोटिंग उपलब्ध कराई जाए। इसके जवाब में डीटीपी विभाग की ओर से हमें 2 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं, और यह कारण बताओ नोटिस लैंड माफिया को 2013 और 2014 में लिखे गए। अब सवाल यह पैदा होता है कि जब यह कॉलोनी 2013 से कटनी शुरू हो गई थी तो 7 साल तक डीटीपी विभाग, नगर निगम विभाग किसका इंतजार कर रहा था? क्यों नहीं पहले ही दिन अवैध कॉलोनाइजर के खिलाफ डीटीपी विभाग ने कार्रवाई नहीं की? और कार्रवाई नहीं की तो क्यों नहीं की? और मजे की बात तो यह है कि जब 24 नवंबर को पिछले साल डीटीपी विभाग और नगर निगम विभाग ने इस अवैध कॉलोनी में अवैध निर्माण ढहाए, इसकी कोई प्रोसीडिंग बनाई ही नहीं थी। और जब कोई प्रोसीडिंग बनाई नहीं थी तो यह मकान किस बिना पर ढाए गए? यानी कि नगर निगम और डीटीपी विभाग की ओर से लैंड माफिया को कोई नोटिस नहीं दिया गया और सिर्फ दिखावे के लिए यहाँ पर कुछ निर्माण ढाए गए, जिससे विभाग के अधिकारी खुद को पाक साफ दिखा सके। मजे की बात तो यह है कि हमने आरटीआई में यह जानकारी भी मांगी थी कि इस अवैध कॉलोनी में कितने लोगों ने कितने निर्माण अभी तक बनाए हैं। नगर निगम और डीटीपी विभाग के पास इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। यानी कि डीटीपी विभाग ने अभी तक इस अवैध कॉलोनी को लेकर कोई होमवर्क नहीं किया, और यदि उन्होंने होमवर्क किया होता तो यह कॉलोनी विकसित होने से रोकी जा सकती थी। पर क्योंकि डीटीपी विभाग और नगर निगम विभाग के कुछ अधिकारी लैंड माफिया को प्रमोट करना चाह रहे हैं, लैंड माफिया को साथ देना चाह रहे हैं, इसलिए पूरी की पूरी कार्रवाई इस तरह से की गई कि उनकी भूमिका साफ रहे और वह विभागीय नियम और सिस्टम में रहते हुए लैंड माफिया का साथ दे सके। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है, इसी आरटीआई में हमने यह जानकारी भी मांगी थी कि आगे यह अवैध कॉलोनी विकसित ना हो, इसको लेकर क्या कदम उठाए गए। मजे की बात यह है कि डीटीपी विभाग ने हमें बताया कि यह बिंदु आरटीआई के अंदर आता ही नहीं। डीटीपी विभाग यानी कि बताना नहीं चाह रहा कि अवैध कॉलोनी को रोकने के क्या क्या उपाय, क्या क्या कदम उठाए गए हैं, क्योंकि यदि वह यह जानकारी हमें देते तो निश्चित ही वह इस दायरे में आते। पर चूंकि डीटीपी विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को पता है कि अवैध कॉलोनी विकसित होनी है, इसलिए वह यह जानकारी देने से साफ बच रहे हैं। इतना ही नहीं कि 7 नंबर पॉइंट में हमने जानकारी मांगी थी कि इस अवैध कॉलोनी को काटने वाला लैंड माफिया कौन कौन है और उनके खिलाफ क्या कोई केस दर्ज कराया गया है। मजे की बात यह रही कि इसके जवाब में हमें बताया गया कि अवैध कॉलोनी को काटने वाला लैंड माफिया वीरेंद्र राजपाल सनोप हरबंस लाल, अशोक कॉलोनी करनाल, अश्वनी कुमार, शांतिलाल सनोप कृष्णा कॉलोनी, हर्ष जुनेजा सनोप कीर्तिक करण जुनेजा वगैरह वगैरह हैं। हमें आरटीआई में यह जानकारी दी गई कि कार्यालय ने इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए एसपी को कंप्लेंट भेजी हुई है। केस दर्ज करने का काम पुलिस विभाग का है, लेकिन डीटीपी विभाग के जिम्मेदार अधिकारी यह नहीं बता रहे कि पुलिस ने अगर यह मामला दर्ज नहीं किया तो क्यों अभी तक मामला दर्ज नहीं किया। दरअसल हम आपको बता रहे हैं कि इसके पीछे खेल क्या होता है। बहुत ही संतुलित खेल
इस मामले के पीछे खेला जाता है। डीटीपी विभाग महज औपचारिकता निभाने के लिए पुलिस को एक पत्र लिखता है कि इन लैंड माफिया के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए, और पुलिस में वह पत्र यूं ही धूल चाटता रहता है। इसी तरह का एक मामला हमने पिछले साल उठाया था, और राजकुमार नाम के लैंड माफिया के खिलाफ 17 मामले हमने दर्ज कराए थे आरटीआई के माध्यम से जानकारी लेने के बाद। डीटीपी विभाग ने लैंड माफिया राजकुमार जुनेजा को बचाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन जब हमने आरटीआई में सारी जानकारी मांगी और इसके बाद हमने एसपी और डीजीपी को पत्र लिखे, और इसके बाद राजकुमार जुनेजा के खिलाफ 17 मामले दर्ज हुए थे। इस मामले में भी डीटीपी विभाग लैंड माफिया को बचाने के लिए सिर्फ पुलिस के पास पत्र लिखकर आगे की कार्रवाई नहीं कर रहा। इतना ही नहीं, डीटीपी विभाग चाहता है कि एक अवैध कॉलोनी विकसित हो, तभी वह इस तरह की ढीली कार्रवाई कर रहा है। अवैध कॉलोनी को रोकने के लिए हर जिले में 3 विभाग जिम्मेदार हैं, इसमें डीटीपी विभाग, नगर निगम विभाग और तहसील। लेकिन 3 के 3 विभाग अवैध कॉलोनी के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। प्लॉट जब तक नहीं बिकते तब तक डीटीपी विभाग और नगर निगम विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जाती। यह हर कॉलोनी में खेल हो रहा है और साल दर साल बदस्तूरत यह खेल जारी है। आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर यह खेल क्यों हो रहा है, और डीटीपी और नगर निगम या तहसील के कुछ जिम्मेदार अधिकारियों की इसमें भूमिका और उनकी क्या मंशा है। तो हम आपको बता दें, यदि कोई कॉलोनी पंजीकृत तरीके से लाइसेंस लेकर काटी जाती है तो कम से कम 1 करोड़ रुपया प्रति एकड़ का खर्च आता है, और यदि दीनदयाल उपाध्याय योजना के अंतर्गत भी कॉलोनी काटी जाती है तो 30 से 35 लाख रुपए इंटरनल और एक्सटर्नल चार्ज के नाम पर खर्च करने पड़ते हैं, और जमीन का रेट अलग। अवैध कॉलोनी काटने वाला लैंड माफिया इन सब पैसे से बच जाता है, क्योंकि उसे ना तो लाइसेंस की फीस देनी, ना उसे इंटरनल और एक्सटर्नल डेवलपमेंट कराने, और ना ही उसकी कोई जिम्मेदारी है। लिहाजा जो 1.25 करोड़ रुपया लाइसेंसिंग और अन्य सुविधाओं के नाम पे खर्च होना था, वह पैसा, उसमें से कुछ पैसे की राशि नगर निगम और डीटीपी और तहसील के जिम्मेदार अधिकारियों के हिस्से में आती है, और इसीलिए वह अवैध कॉलोनाइजर का साथ देते हैं। और यही वजह है कि करनाल में एक के बाद एक अवैध कॉलोनी धड़ल्ले से कट रही है। धन्यवाद। अगर आपको हमारा काम पसंद आया, हमारा वीडियो पसंद आया, तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हम यूं ही सरकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते रहे। जय हिंद।